गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल की सीरीज चल रही है और इसमें हमने क्या किया है, लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी किया था और इससे पहले एटॉमिक रेडियस और बाकी जैसे हिस्ट्री वगैरह की बात हमने कर ली है। अगर आपने अभी तक पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, उस पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। हम इनमें क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन आपको ही पता है, नाम है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और वो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है जहाँ भी अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, यानी प्रोसेस एनर्जी जहाँ रिलीज होती है तो प्रोसेस आपका क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है। प्रोसेस क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है, अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं भी। अगर कहीं पर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्जोथर्मिक है, और अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई तो मतलब क्या हुआ, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ये ओल्ड कन्वेंशन है भाई। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बट हमें पता है कि सभी केस में एनर्जी रिलीज नहीं होती। जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस में केस में क्या होती है, एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए देनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ रिलीज तो नहीं हुई ना, तो इसलिए इस टर्म को मॉडिफाई करके कह दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करते हैं हम, डेल्टा EgH से डिनोट करते हैं। यह चेंज इन एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी आपको पता है फाइनल स्टेज से में से अगर मैं फाइनल स्टेट में से अगर मैं इनिशियल स्टेट माइनस कर देता हूँ, यानी फाइनल स्टेट की आपकी जो एनर्जी है उसमें से मैं इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस कर दूं तो आपकी चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज करते हैं। अब एक बात और है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रिलेशन क्या है, कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और ये इलेक्ट्रॉन आपकी एफिनिटी है। इनमें क्या होता है, साइन इनवर्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे एनर्जी रिलीज हुई तो रिलीज के लिए हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अभी जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। यानी सिस्टम से सराउंडिंग में गई तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा क्या होता है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट माइनस के इक्वल नहीं होती। ये यहाँ पर ये होता है -5/2 RT। ठीक है, यहाँ R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी केल्विन के अंदर टेम्परेचर है भाई। अगर टेम्परेचर जीरो हो, अगर टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी -EA के। कब होगी, जब T आपका क्या हो, 0 केल्विन हो। ये 0 केल्विन है भी, ओके नहीं है ये। ठीक है, बट हम क्या मानते हैं, नॉर्मली इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नॉर्मली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है इसको लगभग इक्वल मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, बस साइन चेंज है। अगर इसका साइन, जैसे एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंडो के लिए हमें पता है एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी साइन में डिफरेंस है। ठीक है, बाकी डिट्टो वही है।
बट एक बात और ध्यान रखना भी, यहाँ पे मैंने कह दिया साइन में डिफरेंस है। मैं कुछ बात बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। जैसे कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं 0 है, ठीक है। तो वो 0 क्यों कहा गया, उसका रीज़न मैं लास्ट में जैसे पॉइंट पे आऊँगा तो बताऊँगा। अब शुरुआत करते हैं कि हम पहले डेफिनेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लोगे। तो इसको हम डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, द चेंज इन एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड gaseous एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? चेंज इन एनर्जी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और इसमें फर्क देखो। उसमें हमने क्या कहा था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी में चेंज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, उसमें हम कहते हैं कि उस बंदे को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब है उसे सेपरेट कर देना। जैसे 10 बंदे बैठे हैं यहाँ पर, उनमें से मैंने एक को, 10 स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने साइड में बिठा दिया अकेले को, तो उसको मैंने क्या किया, आइसोलेट किया है, ठीक है। तो आइसोलेट का मतलब हमने क्या होता है, बहुत सारे एटम है, उनमें से एटम को आइसोलेट किया। आइसोलेट क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा, सॉलिड और लिक्विड में तो होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में तो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। गैसियस स्टेट ऐसी है जिसमें जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब देखो, अब मान लो ये कोई एलिमेंट है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इस दौरान क्या हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ। अब पहली बात है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या बनता है, आपका एनायन बनता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस दौरान हो सकता है एनर्जी का रिलीज हो या हो सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, दोनों बात हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के दौरान तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और एनर्जी क्या हो रही है, इस प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। यह बात ध्यान रखनी है भैया आपको, ठीक है। जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस दौरान एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब यह बात भी ध्यान रख लेना, एनर्जी एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच ई जी एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये पॉजिटिव वैल्यू किस किस केस में होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू या तो नोबल गैस में होगी, क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, फुल फिल्ड होती है, सेल होती है, ठीक है। जैसे मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन में क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, यानी फुल फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो स्टेबल से अनस्टेबल बनाना होगा, और आपको पता है स्टेबल से कोई अनस्टेबल बनना नहीं चाहता, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करनी पड़ेगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है पॉजिटिव, और किस केस में हो सकती है, अभी नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन में आपको बताया पता है 2p3 होता है, हाफ फील्ड होता है ना। तो हाफ फील्ड भी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में भी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है ना। क्यों भाई, बेरिलियम में आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 होती है, मतलब फुल फील्ड है। यहाँ पर भी क्या होगा, फुल फील्ड होगा मैग्नीशियम में भी। और फुल फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो ये ऐसे 3 केस हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, किस किस में? नोबल गैस में, नाइट्रोजन में और बेरिलियम और मैग्नीशियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इन व्यू ऑफ द कंपटीशन। अब दूसरा देखो, अब मैंने एक बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। बट उस टाइम ये कहा जाता था या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर बिल्कुल ही जीरो होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ये क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो किसकी होगी? जीरो मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई चाहत ही नहीं है, उसमें अट्रैक्शन ही नहीं है, लव ही नहीं है। एफिनिटी मतलब लव या अट्रैक्शन होता है। तो इनमें क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन के लिए लव अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फुल फील्ड है, क्यों चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को? ठीक है, नाइट्रोजन है हाफ फील्ड है, स्टेबल है, क्यों चाहेगा ये? बेरिलियम मैग्नीशियम क्या है? फुल फील्ड है, सेल एस ऑर्बिटल आपको पता है फुल फील्ड है। तो इनमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कोई चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। अब दूसरा ये देखो भाई कि मोस्टली क्या होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। मतलब सभी के केस में क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी अगर इनको छोड़ दें तो। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किस केस में होती है? हेलोजेंस के केस में होती है। अब आपको पता होगा हेलोजन के केस में ज्यादा रिलीज क्यों होगी? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP6 NP5 होती है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NH2 NP6 हो जाएगी। यानी ये क्या होंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। हर कोई इलेक्ट्रॉन हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। और क्या होगा? जितना ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इस कारण से क्या होता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, इस कारण हेलोजेंस की एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मोस्ट नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है? हेलोजेंस की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब हम करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए भी। यूनिट सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट क्या है? सेम है। इनकी यूनिट या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी, या फिर किलो जूल पर मोल होगी, या फिर किलो कैलोरी पर मोल होगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के। यानी आप पीरियड में इधर की तरफ जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव मैंने स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सील्डिंग जो इफेक्ट था उसमें सिखाया था आपको। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आप पीरियड में इधर की तरफ जाते हो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। अगर साइज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यानी आप पीरियड में इधर की तरफ जाते हो तो अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यानी नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जेड इफेक्टिव के। दूसरा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, या आप इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो। वो क्या होता है कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाउन द ग्रुप जाते हो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। मान लो ये न्यूक्लियस है, डाउन द ग्रुप गए तो क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस से। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, और अट्रैक्शन घटेगा तो आपको पता है एनर्जी भी कम रिलीज होगी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, जितनी कम अट्रैक्शन होगी एनर्जी उतनी ही कम रिलीज होगी। तो साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। यानी नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप हो जाते हैं तो कम होती जाती है। अब एक बात और देखो,
मैंने जेड इफेक्टिव निकालने का जब शील्डिंग इफेक्ट कर रहे थे तो आपको मतलब एक फॉर्मूला दिया था। जेड इफेक्टिव क्या हो, कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या था यहाँ, शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर इसे स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते थे। तो शील्डिंग इफेक्ट के अगर बढ़ेगा सिग्मा, शील्डिंग इफेक्ट किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, सिग्मा की हेल्प से। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, क्योंकि माइनस में है। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यह भी पता होना चाहिए आपको। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। में इसी लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अभी बताया मैंने, अगर कोई हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन्हीं भी एटम की, तो वो तो स्टेबल है। तो उनके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना वो क्या चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनके लिए क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी उनकी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, E से डिनोट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो क्या होगी, वेरी लो होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो बहुत कम होती है। अब इसके बाद में एक फैक्टर और होता है। अब आप देखोगे ये सेम ही फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने डिस्कस किए थे, फैक्टर मिलते जुलते हैं इनके। अब देखो पेनिट्रेशन पावर के या पेनिट्रेशन इफेक्ट के। अब मैंने उसमें लेक्चर में आपको बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ द ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, यानी और न्यूक्लियस के ऑर्बिटल कितने नजदीक है। आपको पता है एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। यानी एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक रहना चाहेगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। अब न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। यानी अगर आप एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हो, सेम सेल की बात कर रहा हूं, जैसे अगर आप 2s और 2p में से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो अगर आप s में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू 2p। ठीक है, तो ये भी एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। यानी s में सेम सेल में हो तो 2s में अगर डालते हो तो 2p से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर 2p में या 3p में अगर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो 3d से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और अगर 4d में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसमें एनर्जी है वो 4f से ज्यादा रिलीज होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोट कर लो। अब ट्रेंड की बात करते हैं इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लो फिर या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लो। अब एक बात देखो, अब मैं सीधा आ जाता हूं पीरियड में। पहले पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, इधर की तरफ जाते हो, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, आउटर इलेक्ट्रॉन पर, यानी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जो आना चाहता है न्यूक्लियस में उस पर बढ़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, इधर की तरफ जाने पर बढ़ती है। यानी आप अगर हेलोजन तक जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नोबल गैस की तो आपको पता ही है, बट ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। बट नॉर्मल ट्रेंड के लिए मैंने बता दिया, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे अभी। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हो, यानी ऊपर से नीचे जाते हो भाई, तो क्या होगा, n की वैल्यू बढ़ेगी। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ गई मतलब क्या हो गया, साइज बढ़ गया, रेडियस बढ़ गई। साइज बढ़ेगा तो मैंने अभी फैक्टर बताया था,
साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगी। अगर अट्रैक्शन घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम होगा। तो ये क्या है, जनरल ट्रेंड है, बट एक्सेप्शंस है यहाँ पर। अब हम एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात करते हैं एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल की। किसकी बात करते हैं हम, एल्कली मेटल एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल की। अब एल्कली मेटल की जो कॉमन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, NS2 होती है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पीरियड में हम इधर की तरफ जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या होनी चाहिए थी भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एल्कली मेटल की एल्केलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है। अब आप कहोगे क्यों, आप कॉन्फ़िगरेशन को देखकर समझ गए होंगे क्यों। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NH2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फुल फील्ड है। और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। और इसमें क्या होता है, ये पहले से ही स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी NH2 है, पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब ये क्या होगी, इसमें जो डेल्टा जो H की वैल्यू है यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी, और यहां क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी। अब आप ये सरप्राइज हो गए, सर यहां से तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, आप तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, मेटल क्या होती है, मेटल वो होती है जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है ना। और नॉन मेटल कौन सी होती है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बट क्या होता है, एल्कली मेटल के केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं हो रही, थोड़ी बहुत रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें रिलीज हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक्सेप्शंस है भाई, एल्कली मेटल की ग्रेटर होती है, यानी इसमें रिलीज होती है और इसमें हमें देनी पड़ती है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में, ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अब देखो, ये तो हो गया अल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, पहला एक्सेप्शन। सेकंड क्या है, हाँ जी, तो सेकंड एक्सेप्शन की बात हम करें, मैं डायरेक्ट एग्जांपल आता हूं फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में, मैं यहां लिख देता हूं। फ्लोरीन से क्लोरीन यानी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो मतलब फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी। इसी तरह से यहां पर ऑक्सीजन सल्फर होता है, यहां नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, यहां कार्बन सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट यहां पर क्या होती है कि जो थर्ड पीरियड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड पीरियड की, यानी फ्लोरीन से क्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन से सल्फर की ज्यादा, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ज्यादा और कार्बन से सिलिकॉन की ज्यादा होती है। ये सेकंड एक्सेप्शन है। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों, कॉमन ही रीजन है दोनों का। अब जैसे मैं एक का रीजन समझा देता हूं, बाकी का डिटो सेम है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होता है कि जो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, कौन क्या होगा, 9 को कैसे लिखोगे आप, 2 7,
पहली में 2 हो गए, दूसरी में 7 हो गए, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो मैं इसके साथ क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 और 7 होती है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये पहली सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी और ये तीसरी सेल होगी, है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया आपके? 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर लास्ट सेल में कितने हैं? 7 है। क्लोरीन का केस डिस्कस कर रहा हूँ और ये किसका है? फ्लोरीन का केस है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो दोनों का साइज, इसका साइज छोटा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी ज्यादा है वो क्या करेगी? रिपेल करेगी, क्योंकि यहाँ 2p में आ रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ कहाँ आ रहा है? 3p में आ रहा है। 2p में क्या होता है? साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। यहां कर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, इस रिपल्सन की वजह से क्या होगी? जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। हालांकि डोमिनेट कौन कर रहा है? अट्रैक्शन ही कर रहा है। ठीक है, अब आप ये मत सोच लेना भी यहां रिपल्सन हो रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं, डोमिनेट अट्रैक्शन ही कर रहा है, बट एनर्जी रिपल्सन की वजह से क्या हुई? डिक्रीज हो गई, यानी कम एनर्जी रिलीज होगी, यानी उतना अट्रैक्शन लग नहीं पाएगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बट इस रिपल्सन की वजह से क्या हो गया? अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन कम हुआ तो एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। क्यों भाई? क्योंकि 2p का सेल, 2p जो सेल है वो 2p का जो साइज है वो छोटा होता है। ये वही बात होगी, एक छोटा सा रूम है, 7 मतलब स्टूडेंट पहले से बैठे हैं, 7 बिल्कुल छोटा सा कंजस्टेड हुए बैठे हैं, एक दूसरे के अंदर टाइट है। क्या 8वें को आने देंगे? वो बिल्कुल नहीं आने देंगे। अगर रूम पूरा बड़ा है, 7 बैठे हैं, कह देंगे भाई तू भी आके बैठ जा। वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई, घट गई। साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ रिपल्सन क्या होगी? कम होगी, और अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस कारण से इसमें एनर्जी क्या होती है? ज्यादा रिलीज होती है 3p में। अब आप कहोगे जी फिर तो ब्रोमीन पे चले जाओ, उसमें तो और भी आकार बड़ा होता है, उसमें तो और भी आसानी से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। बट आपको पता है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है अट्रैक्शन घटती जाती है। अट्रैक्शन घटेगी तो मतलब क्या होगी? उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्लोरीन ब्रोमीन से जाते हो तो अट्रैक्शन और घट जाती है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप घटती है। तो इसका इसी कारण क्या होता है कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड से ज्यादा होती है। एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, आप जितना शेयर करोगे, आपके सब्सक्राइब जितने ज़्यादा बढ़ेंगे वो मेरे लिए क्या होंगे? मुझे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो मैं अगर हेलोजन की बात करूं, हेलोजन के अंदर ट्रेंड क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी? ब्रोमीन की, और फिर किसकी होगी? आयोडीन की। ठीक है, ये ट्रेंड होता है। और अब आपसे पूछ ले कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? तो वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल क्लोरीन की होती है, नोट कर लेना। ठीक है, फ्लोरीन की नहीं होती। फ्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन के बाद आ रहा है। अब देखो इधर इस फैमिली में क्या होगा? क्या होता है? ट्रिक क्या होती है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही तो होती है ट्रिक। अब होना तो क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था, बट मैंने बताया क्योंकि साइज छोटा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लग रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है,
तो मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये सबसे लास्ट में चला गया भाई। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रेंड क्या हो गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर मैं इसमें इसे कैल्कोजेंस बोलते हैं और फॉर्मिंग होते हैं ये, तो इसमें सबसे कम होती है, सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ट्रेंड है आपको जो याद रखना है। तो अब देखो हमने क्या कहा था, एक एक्सेप्शन ये कर ली, दूसरी एक्सेप्शन ये कर ली है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड में, नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। नोबल गैस के केस में क्या होगा, मैंने कहा कि शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। अब आप देखो इसमें ट्रेंड क्या होता है, जैसे हमें इनका पता है क्या होती है, कौन कौन सी नोबल गैस होती है, हम ऐसे लिखते हैं ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। अब ये देखो कि यहाँ पे जैसे मैं नियॉन लिख लेता हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 1s2 2s2 2p6। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो किस में जाएगा, 3s में जाएगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो किस में जाएगा, 3s में जाएगा, यानी नेक्स्ट सेल में जा रहा है, नेक्स्ट लेवल चला गया, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जा रहा है। और नेक्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है इनकी, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, तो रिपल्सन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रिपल्सन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमें क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस में देनी पड़ रही है, नियॉन में देनी पड़ रही है। आप कहोगे जी हीलियम में क्यों नहीं, अभी रीज़न बताता हूँ। नियॉन के बाद में क्या आएगा, ये है, नियॉन के बाद में आर्गन आएगा, आर्गन और क्रिप्टॉन में लगभग इक्वल एनर्जी देनी पड़ रही है, इसके बाद में जिनोन में देनी पड़ रही है, उसके बाद में रेडोन में देनी पड़ रही है, और सबसे कम हीलियम में देनी पड़ रही है। ये ट्रेंड अच्छे से याद कर लेना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। कई बार पूछ लेता है ऐसी दो नोबल गैस जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है, तो वो आर्गन और क्रिप्टन है। यानी याद रखने का सीधी सी बात है, आर आ रहे हैं दोनों के नाम में, आर फॉर राजेश कसवा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रख लेना, आर्गन और क्रिप्टन। अब देखो कि हीलियम में तो सबसे ज़्यादा देनी चाहिए थी, कम क्यों, हीलियम में रीज़न ये है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको पता है 2 प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो आपका कहाँ जाएगा भाई, ये 1s में था, यहाँ 2s में जाएगा, यानी ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, तो अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, 1s है 2s है, s की एक तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है ना, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करेगा। s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ऐड करते हैं तो अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसमें देनी जरूर पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, बट उतनी कम देनी पड़ेगी। तो हीलियम वाला एक्सेप्शनल केस है भी, ये भी याद रख लेना कि नोबल गैस में सबसे कम जो एनर्जी होती है वो हीलियम में देनी पड़ती है, और ये वाला भी, ये अगर अच्छे से कर लिए कंपटीशन में क्वेश्चन इसी से बनता है भी। ये हो गया हमारा, कुछ एक्सेप्शंस थी जो हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, नोट कर लो भी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मान लो मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं। ऑक्सीजन में क्या होते हैं भी, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होती है। अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, 2 नेगेटिव हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो 2 8 हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, यानी 6 थे 8 हो गए, मतलब नोबेल गैस कोर है, इसने अटेन कर लिया। अब हमें तो ये लग रहा है ये इधर की तरफ है और इसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा था, जेड इफेक्टिव ज़्यादा था, तो ये क्या होना चाहिए, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। बट ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। रीजन जानो क्यों होता है। पहली बात ये है
कि 2 स्टेप में होगा। पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर मैं अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो O नेगेटिव बनता है और यहां पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा तो यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव में आपको पता है रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं एनर्जी दूंगा तो इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी दूंगा तो तभी तो ये 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या हो गया, एनाइन बना, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड और कर रहा हूं तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो हमें एनर्जी यहां क्या होगी, देनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दूसरा वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक हो गया, और ये क्या था आपका, एक्सोथर्मिक था। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप है वो मैंने कहा था कि ज्यादातर केस में नेगेटिव होता है, कुछ केस बताए थे जिनमें पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, मतलब सेकंड स्टेप है, यानी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सेकंड और थर्ड में हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और मैंने मान लिया कि मान लो कि इसके दौरान 140 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही थी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान, और हमें मान लो कि यहां पर देनी कितनी पड़ी, 740 किलो जूल। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, ये दोनों आप प्लस करोगे यानी जोड़ोगे तो कितना आएगा, वैल्यू 600 किलो जूल ओवरऑल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने क्या माना है कि ये आपने माना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है और ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सेकंड है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या होगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो सेकंड स्टेप है इसमें एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो। आपको क्या नोट करना है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन जो आगे वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहें तो उनमें रिपल्सन होती है। रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ आ गया। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोबारा बता देता हूं, हेलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले, नोट कर लिया होगा कि जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इनको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कहाँ अरेंज करना है, इन दी ऑर्डर ऑफ अरेंज, यहां लिख देता हूं, अरेंज द गिवन एलिमेंट, अरेंज द गिवन एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज्यादा आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में ही क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जी ये इनमें से किसका करें, तो हमेशा ध्यान रखो हेलोजन की मोस्ट नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हेलोजन की मोस्ट नेगेटिव होती है। हालांकि यहाँ पर अगर आयोडीन होता और फिर आपको सल्फर से कंपेयर करवा लेता तो आयोडीन की नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी सल्फर से। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है, सल्फर की होती है। सल्फर से भी ज्यादा आयोडीन की होगी, यानी हेलोजन के साथ किसी को भी कंपेयर करवाए तो पहले हेलोजन ही लिखने हैं आपको, और हेलोजन का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, पहले क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर सल्फर की होगी और फिर ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ आयोडीन होता तो यहाँ क्या हो जाता, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। हेलोजन की हमेशा ही बाकियों से ज्यादा होगी, आपको ये याद रखना है। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी थी, और जिसकी ज़्यादा नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उसमें उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।